जल्दी से लास्ट वाला पॉइंट रिवाइज करें। मछली है डी पर दिखाई कहां दिखती है? डी बाय म्यू पर। चेक कर लें अच्छे से। 2 मिनट करें शुरू। चलो, तो आज इसी पर बात करेंगे। 2-3 तरह के सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, कॉइन है। अभी मतलब एकदम सेट हो जाना चाहिए कि कॉइन की डेप्थ कितनी है? डी। ये पूरा सेंटेंस के साथ बोलिए। बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, कॉइन है, कॉइन की एक्चुअल गहराई डी। इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखने वाला आदमी कहां से? हवा से। अब इसको कॉइन नहीं दिखेगा, कॉइन की इमेज दिखेगी। कितने पे दिखेगी? डी बाय म्यू। ये आपने कल सीख लिया। 99% तो किताबों में यही सवाल है, देखने वाला व्यक्ति ऊपर से देख रहा है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जर्वर एयर में हो। प्रश्न को थोड़ा गंभीरता से देखिएगा। वापस मैं बना रहा हूं। बीकर में पानी भरा हुआ है, कॉइन यहां है, डेप्थ इसकी डी है, देखने वाला व्यक्ति ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब म्यू नॉट है। दोनों चित्रों को ध्यान से समझेंगे तभी मजा आएगा। ये मैं मानता हूं 99% किताबों में यही सवाल है, हमेशा यही आता है। मछली डी पर है तो दिखाई कहां देगी? डी बाय म्यू पर। कॉइन डी पर है तो दिखाई कहां देगा? प्रोवाइडेड बच्चा ये नहीं बोलता कि देखने वाला व्यक्ति कहां है? एयर में। ये फॉर्मूला जब डिराइव हुआ है तब इस बात को ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति कहां से देख रहा है? एयर। अब ये सवाल बन गया कि जो व्यक्ति है वो भी किसी मीडियम में है। मान लो वो ऑयल में है और देख रहा है पानी के अंदर कॉइन को, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या कहता है? दिमाग क्या कहता है? भाई ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ऑब्जर्वर किस में होना चाहिए? एयर में। अब उस ऑब्जर्वर को एयर में बना दो। कैसे बना दो? ध्यान से देखो। दोनों तरफ म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? म्यू नॉट से डिवाइड। देखना मजा आएगा। यहां भी म्यू नॉट से डिवाइड और यहां भी म्यू नॉट से डिवाइड। क्या दोनों तरफ कर सकते हैं क्या? दोनों तरफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैथ्स में करते थे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ बताइए? म्यू नॉट बाय म्यू नॉट 1। ये देखिए, क्या अब आपका फॉर्मूला लग सकता है क्या? फॉर्मूला लगने के लिए ऑब्जर्वर किसमें होना चाहिए? एयर। एयर में हो गया। परंतु अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नहीं रहा, म्यू बाय। अब बताइए एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, आंखें खोलिएगा सुबह सुबह, डी अपॉन म्यू। म्यू नहीं, म्यू बाय। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? भैया स्टैंडर्ड यही है। तेरे पास जितना मटेरियल है, जितनी मॉड्यूल हैं, जितनी किताबें हैं, उसमें सवाल यही चलेगा। परंतु ऐसा भी बनाया जा सकता है कि देखने वाला व्यक्ति हवा में नहीं है, किसी मीडियम में। तो जुगाड़ क्या है? बोलो जुगाड़ क्या है? मीडियम जो आदमी है उसका कितना कर दो? 1। 1 करने के लिए बताइए किससे डिवाइड कर देंगे? दोनों तरफ या एक तरफ? अब बताइए ऑब्जर्वर का कितना हो गया? और अब लिक्विड का म्यू नहीं बचा, म्यू बाय म्यू नॉट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नोट लगा के लिख लीजिए, आज इस पर अपन खूब सारे प्रश्न करेंगे। अच्छे से बना लीजिए। कुछ बातों का ध्यान रखें, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, किसी तरह की कोई कमेंटबाजी, किसी तरह की कोई फालतू की हरकत नहीं चाहिए। गर्ल्स को ध्यान रखना है। कुछ भी, कोई भी आपको ऐसा लगता है तो आप सीधा किसी भी टीचर को रिपोर्ट करें, है ना? कोई भी बात गलत अपन को सहन नहीं करनी है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सुनवाई नहीं होगी, सीधा एक्शन होगा, है ना? इसलिए ध्यान रखें दोनों तरफ से। किसी भी, देखो अपन पढ़ने के लिए आए हैं, अपन को फालतू की बातों में उलझना नहीं है ना? तो कोई भी गलत बात, कोई भी फालतू का कमेंट, किसी भी तरह की फालतू की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। 4 बच्चों को निकालना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, 4 को निकाल देंगे, पर गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और कोई भी अगर शिकायत मिलती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन और पढ़ाई सबसे ऊपर है, बाकी सब सेकेंडरी है।
इस बात का विशेष ध्यान रखिए, समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि जिस दिन एक्शन हो तो मैं आपको बता दूं, देख मैंने इस डेट को इस समय 5 बार बताया था। आराम से खुश होकर पढ़िए, रिलैक्स, डाउट पूछिए, अच्छा वातावरण रखिए। 1 साल पूरी मेहनत करनी है अपन को, काहे को अपन के फालतू की बातों में फंसना है। रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, खूब सारे प्रश्न करिए, डाउट पूछिए, है ना? आपस में पढ़ाई से संबंधित बात करिए। कहाँ इधर-उधर की बातें, गाली-गलौज, फालतू के कमेंटबाजी, इसमें कोई फंसने का मतलब नहीं है। अपन अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएँगे, अपन को खुद को अच्छा लगेगा, यार पढ़ने का माहौल है सर्वम में, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, डाउट पूछे जा रहे हैं, अच्छे टेस्ट पेपर आ रहे हैं। तो ये सब आप और हमारा दोनों का मिला-जुला काम है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे तो 15-20 दिन, 1 महीने बाद आपको खुद को लगेगा, यार हमने अच्छा डिसीजन लिया, पढ़ाई हमारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, डिसिप्लिन से चल रही है, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल टाइम पे सब कुछ हो रहा है, आपको खुद को अच्छा लगेगा। चलिए, आइए इस बात को याद करें, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ तक भरा हुआ है? डी तक। कॉइन है डी गहराई पर, परंतु दिखता कहाँ है? डी बाई में। क्लियर है? अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा तेज लिखा करें, जल्दी-जल्दी लिखा करें। आगे लिखिए, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। ये भी 2 बार पेपर में आई हुई है, इसको भी ध्यान से देखिए। माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। देखें, अब ध्यान से देखना, पूरा फोकस करना पढ़ाई पर। एक बीकर है जो कि खाली है, ठीक है? यहां पर एक कॉइन रखा हुआ था और इस कॉइन को माइक्रोस्कोप की सहायता से आप बढ़िया देख रहे थे। ईमानदारी से बताना, तसल्ली से, बीकर खाली है, क्या किसी तरह का इल्यूजन होगा क्या? यार आंखों का धोखा होता क्यों था? मीडियम की चेंज की वजह से। बेसिक बात बोलो ना, बार बार। कॉइन पानी में है, देखने वाला व्यक्ति हवा में है, मीडियम का चेंज है, इसलिए तो आंखों का धोखा हो रहा है। यहाँ तो बीकर खाली है, ग्लास खाली है, तो जहां कॉइन है वहीं दिखेगा। इस माइक्रोस्कोप को क्या दिखेगा? कॉइन। और इसने माइक्रोस्कोप ने कॉइन के हिसाब से क्या कर लिया? फोकस कर लिया। क्या कर लिया? सर ये फोकस शब्द क्या होता है? फोकस शब्द क्या होता है? जब आप कभी स्टूडियो में फोटो खिंचाने जाते हैं तो आपने देखा होगा, कैमरामैन ऐसे ऐसे कैमरे को घुमाता है और फोकस करता है। आपको लगता है वो टशनबाजी कर रहा है, वो टशनबाजी नहीं होती, वो लेंस को क्या करता है? फोकस एडजस्ट करता है। हमारा जो कैमरा है, मोबाइल जो आप अपनी जेब में रखते हो, इसके अंदर भी कैमरा है और ये भी ऑटो फोकस पर है। कभी जल्दबाजी में आप नोट्स की फोटो ले लें, बहुत जल्दी, जैसे ऑन किया तुरंत फोटो ले लें, आप देखें फोटो ब्लर आएगी, अक्षर ऐसे धुंधले धुंधले से आएंगे। आप 1 सेकंड रुकिए बस और फिर फोटो खींचिए, एकदम अक्षर क्या आ जाएंगे? साफ। उस माइक्रो सेकंड में कैमरा क्या करता है? ऑटो फोकस करता है। कभी आप देख लीजिएगा, मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया, तुरंत फोटो खींच लें रजिस्टर की, आप देखें अक्षर कैसे आएंगे? धुंधले। पर कुछ माइक्रो सेकंड रुक कर खींचोगे, अपने आप कैमरा क्या कर लेता है? फोकस कर लेता है और फिर आप खींचिए, एकदम क्या आएगी? साफ। माइक्रोस्कोप ने क्या कर रखा है? कॉइन पर फोकस, और उसको कॉइन एकदम क्या दिखाई दे रहा है? साफ दिखाई दे रहा है। यहां तक बात बहुत अच्छी चल रही थी, उसको मजा आ रहा था। अब भाई साहब आपने क्या किया? इस बीकर के अंदर पानी भर दिया। इस बीकर के अंदर क्या भर दिया? पानी। आराम से देखिएगा, तसल्ली से। पानी भर दिया। अब पानी भरने से क्या हुआ? जो कॉइन था, क्या अब माइक्रोस्कोप को कॉइन दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? ये बताइए, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब उसको कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखेगी। मजे की बात है, कॉइन है डी पर, तो इसकी इमेज कहां दिखेगी? ये अब सभी को याद हो चुका है। क्या कॉइन की इमेज ऊपर शिफ्ट हो गई? और ये बताइए कितना शिफ्ट है? ये शिफ्ट है डी 1-1 by, यस और नो? बात खत्म नहीं हुई है। क्या होगा जैसे ही आपने पानी भरा, माइक्रोस्कोप का फोकस खराब हो गया, क्योंकि पहले उसने किसको फोकस किया था? कॉइन को। अब तो कॉइन दिख ही नहीं रहा, कॉइन की क्या दिख रही है? इमेज। अब इसको अपने फोकस को क्या करना पड़ेगा? वापस से चेंज करना पड़ेगा। एक और काम कर सकते हैं क्या? थोड़ा इमेजिन करिए, आप स्टूडियो फोटो खिंचाने गए, आप खड़े थे, कैमरामैन आपके सामने था, कैमरामैन ने या फोटोग्राफर ने एकदम आपको सेट कर लिया। जैसे ही वो फोटो खींचने वाला था, भाई का व्हाट्सअप आ गया, तो भाई व्हाट्सअप देखने लगा। आपने होशियारी करी, आपने क्या किया? 2 कदम तुरंत खिसक के उसके पास आ गए। अब उसने वापस कैमरा उठाया, अब तो उसका फोकस बिगड़ गया या सही हो गया? क्योंकि आप अपनी पोजीशन से हिल गए। अब 2 तरीके हैं, पहला, या तो पूरी मेहनत करके वापस सही करे, दूसरा तरीका, जितने कदम आप उसके पास आए थे, उतने ही कदम वो आपसे दूर चला जाए, तो फोकस अपने आप हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिए रियल सिचुएशन से। आप खड़े हैं, मैं कैमरामैन हूं, मैं फोकस कर रहा हूं एकदम बढ़िया, जैसे ही मैं बटन दबाने वाला था, मैसेज आ गया, मैं व्हाट्सएप देखने लगा, आपने बदमाशी करी, आप थोड़ा मेरे पास खिसक गए, तो मेरा तो जूम खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं उतने ही कदम कहां चला जाऊं? पीछे, ताकि अपने मामला सेट हो जाएगा। अब वही बात यहां बोली, आपको मन खुश होगा। कॉइन कहां चला गया? ऊपर। कितना ऊपर चला गया? डी 1-1 by म्यू। इसका मतलब मुझे माइक्रोस्कोप को भी ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और पूछा जाता है कितना शिफ्ट करना पड़ेगा?
आंसर है डी, 1-1/μ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शब्द आएगा टू फोकस अगेन, टू फोकस अगेन। आराम से बताइए, ये माइक्रोस्कोप की कौन सी पोजीशन? ओल्ड। ये कौन सी? न्यू। और कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? ज्यादा बेहतर बोले, जितनी इमेज शिफ्ट हुई है उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर ही क्यों शिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि इमेज कहां शिफ्ट हुई है? ऊपर, तो उसको भी कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? वो 2 बार आया हुआ है, दिखने में आसान लगता है और प्रश्न पढ़ के समझ में नहीं आता। वो कहता है माइक्रोस्कोप को शिफ्ट किया। अरे क्यों शिफ्ट किया? अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आइए फिर सुने धीरे धीरे। स्टेप नंबर 1, पानी भरा। स्टेप नंबर 2, पानी भरने से कॉइन नहीं दिखेगा, कॉइन की इमेज दिखेगी। स्टेप नंबर 3, उसका फोकस खराब हो चुका है। जितनी इमेज शिफ्ट हुई है उतना ही माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना। बताइए क्या बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, बढ़िया पॉपुलर क्वेश्चन है, आना चाहिए। थोड़ा सा हाथ तेज चलाएं, कोशिश करें जब मैं लिख रहा हूं तब साथ साथ भी लिखें। धीरे धीरे सोचेंगे तो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, पर करेंगे उस दिशा में काम तो काम होगा भी सही। जब बोर्ड पे लिख रहे हैं तब हम भी साथ साथ लिखें, तो उससे क्या समय बचेगा, ज्यादा चीजें कर पाओगे। थॉट प्रोसेस ये है। तो बनाते समय उस कहानी को बोलिए। क्या? पहले बीकर खाली था, तो किसी तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं हो रहा था। पानी भरा, पानी भरने से कॉइन नहीं दिखा, कॉइन की इमेज दिखी, वो ऊपर शिफ्ट हो गया, इसलिए माइक्रोस्कोप को भी ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कॉइन डी पर है तो दिखता कहां है? डी बाय म्यू पर। डीपीपी नंबर 1 मिल गई होगी आपको, नहीं मिली क्या? चलो, जिनको नहीं मिली अभी डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। भाई पीछे कोने में नहीं दिखा, आगे आजा, जगह है, आजा। चश्मा भी लगाया हुआ तो दिखेगा नहीं, आजा बेटा, आजा। बैग नीचे रख ले। 5 बैठेंगे इस पे अभी, हाँ, 4 से काम नहीं चलेगा, 5 बैठने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें क्या? अगली हेडिंग डालिए, एयर बबल प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी आओ थोड़ा। नोट सुंदर सुंदर मत बनाओ, सुंदर नोट कोई नहीं देख रहा, क्वेश्चन आने चाहिए। थोड़ा माइंडसेट बदलो, सुंदर नोट जमा नहीं कराने हैं। हमेशा हमेशा जो डेप्थ होती है वो कहां से ली जाती है? सरफेस। चलिए अगला देखिए, एयर बबल प्रॉब्लम। ये भी 2 से 3 बार पेपर में आई हुई है। डालिए, एयर बबल प्रॉब्लम। आज खूब सारा होमवर्क मिलने वाला है भैया, करिएगा आराम से तसल्ली पूर्वक। चलिए डायग्राम बनाइए, साथ साथ बनाइए, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, सुनते भी जाइए। इस तरह का काम करिए। छोटे बच्चे नहीं है अपन भाई। एक स्लैब है जिसकी थिकनेस है एल, एल इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। इसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप है, इसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप है। ये एयर बबल, एक सरफेस से दूरी उसकी x है, एक सरफेस से दूरी y है। देखिए, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, फिजिक्स इमेजिन मांगती है। अब फॉर्मूला रट्टाबाजी पे मत जाइए, थोड़ा सा दिमाग को ओपन अप करिए, समझिए इस बात को। अब ये रटने वाला विषय नहीं है। पेपर इसकी तरह पैटर्न के अब पूछे जाएंगे अगले 3-4 साल तक। सीबीएसई बोर्ड 2 साल से हिंट दे चुकी थी। आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखिए 12th फिजिक्स का, इस साल का भी, पिछले साल का भी, उससे पहले भी, आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे पेपर सेट हो रहा था नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अब यही सेट रहेगा, कितना भी होल्ला मचा ले कुछ नहीं होगा। 12th बोर्ड का पेपर इससे भी कठिन था, आप उठा के देख लीजिए गूगल पर है, इस साल का, पिछले साल का डाउनलोड करके देख लें। एक एक सवाल क्वालिटी था, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले सवाल, मल्टीपल चॉइस, ऐसा आ रहा है बोर्ड का पेपर। पैराग्राफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नए सवाल, नए केस बेस, केस, एक पूरा केस दे रखा है, जैसे अपन इंग्लिश में करते थे, याद करो, अनसीन पैसेज, याद है? एक पूरा केस दे रखा है, उसके आधार पर 3 सवाल।
तो अब नए लेवल पे पहुंच चुकी है। पुरानी सोच हटाओ कि फॉर्मूला रट लेंगे सवाल बन जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, कठिन भी नहीं है, डराने वाली बात भी नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सुनना, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सोचेगा। उदाहरण के तौर पर एडवांस परीक्षा होती है, जेई एडवांस। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हो, तो समझ में आ जाएगी उनको बात। जेई एडवांस पेपर होता है जो सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है। किसी के नोट से नहीं आता, इतने मास्टर पढ़ा रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, किसी के नोट से नहीं आता पेपर। बिल्कुल नया सवाल फ्रेम होता है, किसी मटेरियल में नहीं होता, किसी डीपीपी में नहीं होता, बिल्कुल ओपन, सब बात मानते हैं, हर टीचर एग्री करता है इस बात से, बिल्कुल नया सवाल। फिर भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कॉलेज मिलता है, हर साल एडमिशन होते हैं, रैंक आती है। कारण आपने दिमाग में ऐसा बैठा लिया, कॉपी में से आएगा, कॉपी में से आएगा, ये आएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर ये बच्चा कैसे करता है? ये 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग लेता है उस तरह के क्वेश्चंस को करने की, उस तरह की अप्रोच को समझने की, कि जब वहां नया सवाल आएगा तब हम उसको ब्रेक कर लेंगे, और हर साल होता है। तो आप भी ये माइंडसेट हटाइए कि ना अपन को कॉपी में से सवाल मिलेगा, अपन को सर्वम के मटेरियल में से सवाल मिलेगा, अपन को डैश डैश के मटेरियल से सवाल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना एक आपने विचारधारा बना ली, बस ये नोट्स 5 बार रट लूंगा तो काम हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो ये सोचो, सर मैं तो फिजिक्स सीखना है, मुझे तो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मुझे तो सवाल करने हैं, मुझे सोचना सीखना है। कल को नया पेपर भी आ जाएगा तो अपन उसको कर सकते हैं। और नए में ऐसा नहीं है, आप 45 का ऐसे ही होल्ला कर रहे हैं। अगर तसल्ली से इसको संडे को बैठ के देखना, 6-7 सवाल ही ऐसे हैं जो फंसने वाले हैं। तसल्ली से 32-35 सवाल तो ऐसे हैं जो आराम से आप कर सकते हो। बस आप पैनिक हो गए, आपने समय ज्यादा लगा दिया बायो में, केमिस्ट्री में, पेपर लेंथी था, आप पैनिक हो गए, इसलिए मामला पूरा खराब हुआ। पर अगर हम पैनिक ना हो, हमें पहले से पता है, जब परीक्षा देने जाएं 15-20 मिनट आधा घंटे में पता चल जाता है, हाँ यार ये पेपर थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, पेपर में सवाल नए हैं, सवाल उलझ रहे हैं, तो तुरंत ब्रेन मैसेज भेज देता है, यार सभी सवाल को अटेम्प्ट करने की मत सोचो, मत सोचो, आप स्किप कर दो 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, उसके बाद भी तो 150 सवाल है भाई, उसमें ही रैंक आ जाएगी। टॉप रैंक अब 670 680 में जाएगी, आप देखना इस बार। इसका मतलब क्या है भैया? 30-40 नंबर के सवाल छोड़ने के बाद भी रैंक आ रही है, 500 कट ऑफ जा रहा है, मतलब इतने प्रश्न गलत होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे माइंडसेट डेवलप होगा, और माइंडसेट डेवलप होगा अच्छा है। अभी पिछले कोविड के 4-5 साल से क्या हो रहा था? 720 आ रहे हैं साहब, 720 आ रहे हैं, पेपर वही आ रहा है, फॉर्मूला बेस आ रहा है, तो अपना सबका माइंडसेट बन गया, अरे यार फॉर्मूला बेस सवाल आते हैं, फटाफट फटाफट पूरे पूरे करने, पूरे पूरे करने, पूरे पूरे करने, इसलिए हम फंस गए चक्रव्यूह में। इससे पहले जाएंगे आप 16 में, 15 में, 12 में, 550, 520, 530 कट ऑफ जाता था, आराम से हर साल बच्चे सेलेक्ट होते थे। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें, हम तो प्रयास करेंगे ही, आपको भी अपनी एक अवधारणा बदलनी है। ऐसा नहीं कि बस इस नोट्स को रट लिया, अभी 6ठी 7वीं 8वीं के नहीं है भैया, ये परीक्षा आपके सामने है ना। आप किसी से पूछ लो, मेरी बात नहीं मानो, हॉस्टल से पूछ लो, आपका कोई बड़ा भाई हो पूछ लो, किसी की कॉपी में से पेपर नहीं आता, किसी के मटेरियल से नहीं आता, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, कहीं का भी इंस्टीट्यूट हो, तो सिर्फ फिर बच्चा कैसे सेलेक्ट हो जाता है? बच्चा सवाल कर करके उसकी सोचने की क्षमता विकसित होती है, उस तरह के पेपर होते हैं बच्चे के, उस तरह के माइनर टेस्ट होते हैं, उस तरह की उसको डीपीपी मिलती है, धीरे धीरे उसका सोचने का लेवल बढ़ता है, और फिर कल को कोई भी नया पेपर आएगा उसको भी क्रैक करेगा। तो आप पहले ये माइंडसेट हटाइए कि नहीं बस यार मुझे कॉपी पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं कॉपी 5 बार पढ़ लूंगा मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब अप्रोच है जो धीरे धीरे आपके माइंड को बिल्डअप करे रही है। थोड़ा सा अप्रोच बदलने की आवश्यकता है, तब तो अपन सर्वाइव कर पाएंगे। वही रट्टाबाजी में चलते रहोगे तो फिर मजा नहीं है। चलिए आप ध्यान से देखिए, एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है L, उसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप है, यहां से दूरी x, वहां से दूरी y। तो पहला इक्वेशन तो शायद आप लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर, देख लो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साफ दिख रहा है, देख लो x प्लस वाई किसके बराबर? L के। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात मजा आएगा। यहां है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, एयर से है। आप ध्यान से देखो, क्या इस ऑब्जर्वर को एयर बबल दिखेगी क्या? आंसर है इसको एयर बबल नहीं दिखेगी। कारण क्या है? मीडियम का चेंज। पूरे दिन यही पढ़ेंगे, आंखें हमारी खराब हो चुकी हैं, हमें कॉइन नहीं दिख रहा, कॉइन की इमेज दिख रही है, इसको बबल नहीं दिख रहा, बबल की। क्यों क्यों? कारण बोलिए ना। एयर बबल ग्लास में है, देखने वाला व्यक्ति हवा में है, मीडियम का। और फिर वो पुराना सेंटेंस, अगर कॉइन डी पर होता है तो दिखता डी बाय म्यू पर है, बबल एक्स पर है, तो बताइए कहां दिखेगी? एक्स बाय। ये देखिए चित्र को समझिए, मजा आ जाएगा। ये कौन है? बबल ओरिजिनल, और ये क्या है? बबल की इमेज। तो देखो मैंने कितना अच्छा लगा, उसको एयर बबल नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी? बबल की इमेज। और कहां दिखेगी बताइए? एक्स बाय म्यू। यस और नो? वो कहेगा ऑब्जर्वर को बबल 4 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रही है। कोई बताएगा 4 सेंटीमीटर पर अपीयर हो रही है तो 4 क्या है? 4 एक्स है क्या? नहीं, एक्स बाय। वापिस बोलता हूं एक बार और, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आ गया वो दूसरी साइड, नीट का सवाल है, 2 बार आया हुआ है, अब वो दूसरी तरफ आ गया। थोड़ा शब्दों को बोलिए, थोड़ा मुंह खोलिए, विज्ञान बोलिए। दूसरी तरफ से देख रहा है,
आशीष सर उसको बबल नहीं दिखेगी सर, उसको बबल की क्या दिखेगी? इमेज। जिस प्रकार पॉइंट डी पर होता है, दिखता कहां है? डी बाई म्यू पर। बबल कितने पर है तो दिखेगी कहां? ये देखिए, ये बबल की क्या है? इमेज। कितनी दूरी पर? खत्म। तो इसको बबल बताइए कहां दिखेगी? बबल वाई बाय म्यू पर अपीयर होगी। अब एक सवाल करके दिखाता हूं जिससे आपको फील आए। इतना क्लियर आपको आना चाहिए। पूरा उसको एलोबरेट करिए, घर पर भी पढ़िए तो एलोबरेट करिए। बबल एक्स पर है तो उसको बबल नहीं दिख रही, बबल की इमेज दिख रही है, एक्स वाई म्यू पे दिखेगी। दूसरी तरफ से देखने पर उसको बबल नहीं दिखेगी, बबल की एक्चुअल गहराई वाई है, पर दिखेगी कहां? वाई बाय म्यू पर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखिएगा, रिपीटेड सवाल है पेपर का। हाँ जी, यह समझ नहीं, अभी बताता हूँ, एक बार पहले पढ़ लिख ले। अच्छा, हिंदी समझ में नहीं आती, इसको इंग्लिश में लिख दूंगा मैं, ठीक है? बढ़ूं क्या आगे? जल्दी आइए। तो वापस वापस बोलो, बबल दिखेगी या बबल की इमेज? बबल की इमेज। एक क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से नोट कर लें। जो डीपीपी लाए हैं वो तो डीपीपी खोल लें, नहीं है जिनके पास उनके लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जो डीपीपी लाए हैं वो तो डीपीपी खोल लें, जो नहीं लाए हैं वो उनके लिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। एक फोल्डर मैनेज करें, पतला सा एक फोल्डर खरीद लें जिसमें ये सारी डीपीपी आए। नहीं तो क्या होगा, 4-5 दिन बाद ऐसे मुड़ जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। एक मैनेज करके रखेंगे तो एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर को रोज लेकर आए, क्योंकि ये आपको रोज मिलेगी। इसमें हम धीरे धीरे क्वेश्चन को ऐड करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आपको डेली मिलेंगी, 12-13 एक चैप्टर में मिलेंगी आपको, है ना? इसलिए इसको संभाल के रखें, एक फोल्डर बना लें, एक नोट्स की कॉपी बनाएं, एक मॉड्यूल की और डीपीपी की कॉपी बनाएं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को घिसना पड़ेगा। थोड़ा इस बात को समझिए, केवल क्लास अटेंड करने से काम नहीं चलता, घर जाके बहुत मन से जुनून से पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए आगे कर दूं क्या? आइए, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, जो नहीं लाए हैं वो बोर्ड से देख लें, बाकी क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। डीपी पे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सवाल है, 1 मिनट के अंदर इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो तो। पीछे तक विजिबल है भाई? थोड़ा बड़ा लिखूं? साफ है, दिख रहा है एकदम? देखें, अब जिसने पढ़ा हुआ है उसके तो दिमाग में सेट रहेगा। एक तरफ से देखने पर 6, दूसरी तरफ से देखने पर 4, तो जरा सोचो क्या होगा? x बाय म्यू 6, दूसरी तरफ से देखने पर y बाय म्यू 4, और तीसरी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर l। याद करिए। और नहीं तो एक मौका मैं आपको और देता हूं, आपको भी बनाना चाहिए और मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, बोलिए, एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी मान ली? l, उसके अंदर क्या है? एयर बबल। एक बार और बना लें, शर्म काहे की है? इसकी एक्चुअल दूरी x, एक्चुअल दूरी y। जब यहां से देखेगा तो उसको बबल नहीं, बबल की इमेज दिखेगी। कितने पे दिखेगी? एक्स वाई म्यू पर। एकदम अच्छा डायग्राम बना है। दूसरी तरफ से देखेगा तो उसको बबल नहीं, बबल की इमेज दिखेगी। कितने पर? जो अपन को पिछली बार 5 मिनट लगे थे, अब देख 1 मिनट के अंदर ही डायग्राम बन गया। दिमाग में बातें सेट हो जाती हैं, ये पढ़ने का फायदा है। घर पे 3 बार इस तरह का प्रश्न कर लोगे तो इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा चलेगा। अच्छा, एक तरफ से देख रहे हैं तो एक्स वाई म्यू, दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो वाई वाई म्यू। अब यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 6 म्यू, यहां से वाई की वैल्यू आ गई
4 म्यू, अब यहां रख दो, x की जगह 6 म्यू, y की जगह 4 म्यू, और टोटल लंबाई कितनी है 15, तो 10 म्यू बराबर 15, तो बताइए म्यू 15/10 तो कितना 1.5, बताइए। अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए। अगला एक और करिए, अगला करते हैं माइक्रोस्कोप का सवाल। जो डीपीपी लाए हैं वो खुद करें, बाकी के लिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, डीपीपी नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं, नेक्स्ट कर दूं क्या? जो नहीं लाए हैं वो बोर्ड से देखें, क्वेश्चन कॉपी में भी लिख लें और लैंग्वेज समझें। देखिए सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, पर वो सॉल्यूशन लिखने के लिए लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से सीखोगे तब होगा। बिल्कुल रट्टाबाजी फॉर्मूले के पीछे मत भागो, प्रश्न की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो, कहना क्या चाहता है, क्या हुआ प्रश्न में वो फील करिए। अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न की लैंग्वेज देखिए, वन क्या दे रखा है, वन शिफ्ट है, शिफ्ट। प्रश्न को मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, घबराइए मत, 5 6 6 दिन लगेंगे अभी अपन को माहौल सेट करने में। अभी ऐसे घबराना नहीं, अभी तो तीसरा लेक्चर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सेट होगा। देखिए, अब माइक्रोस्कोप इज फोकस ऑन अ कॉइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर। क्या कहना चाहता है, वापस डायग्राम बनाओ, अपने कौन सी लापरवाही करनी है। बीकर है, बीकर के बॉटम में कॉइन है, और माइक्रोस्कोप ने उसको बढ़िया क्या कर दिया, फोकस। अभी बीकर खाली है। अब वो कह रहा है टू व्हाट डेप्थ शुड द वाटर इज पोर्ड, मतलब इस बीकर में कितना पानी भरें, कितना पानी भरें, डेप्थ गायब है, ताकि माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ा, बताइए 1 सेंटीमीटर। तो बेटा जी 1 सेंटीमीटर क्या है बेटा, शिफ्ट है। देखना, द माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर टू सो दैट द कॉइन इज अगेन इन फोकस। आइए मैं वापस समझाता हूं, आप फील करिए, वापस बोलिए जो मैं बोलना चाहता हूं। कॉइन कहां है, बॉटम पे, दिखेगा कहां, ऊपर, कितने पर, याद हो गया हो, डी बाय म्यू पर। ये क्या है, ये क्या है, शिफ्ट। और ये शिफ्ट कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। और अब आपको सभी को पता है, जितना इमेज ऊपर शिफ्ट हुई उतना ही तो माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट का फॉर्मूला बताओ, डी 1 - 1 बाय शिफ्ट 1। डी पता नहीं, म्यू की वैल्यू 3/4, 1/4, तो डी कितना, बताइए। करें क्या अगला, अगला लिखिए, जल्दी बराबर आए। दिख नहीं रहा तुझे यहाँ पे, बात तो नहीं करेगा पीछे, मोबाइल लिखें। अगला, जल्दी जल्दी आओ, धीरे धीरे मत लिखो। बड़े 3 4 दिन रुकूंगा इतना, 4 दिन बाद तो फिर धमाधम खींचूंगा। अगले 6 दिन का, 4 दिन का समय, थोड़ी स्पीड को तेज करें। जमा जमा के काम करने का कोई फायदा, धमाधम न्यूमेरिकल करने हैं भाई, है ना, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बना के किसी को दिखाने थोड़ी ना है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। इन द गिवन सिचुएशन,
in the given situation, calculate the distance between fish and its image. Distance between fish and its image. आप सोच समझ के करना, चीजें आपको याद हैं, बस उसको सही अप्लाई करना आना चाहिए. Fish and its image. हाँ जी. अब सोचो, बाहर वाले व्यक्ति को ये सेंटेंस बोलो, बाहर वाले व्यक्ति को फिश नहीं, फिश की इमेज दिखेगी. वो सेंटेंस बहुत तगड़ा है. वास्तव में कॉइन की गहराई डी, पर दिखता कहां है? डी बाय म्यू पर. तो आपको एकदम यूं शानदार आना चाहिए कि देखिए आशीष सर, ये फिश की इमेज डॉट 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 करके बनाओ ताकि मजा आए. ये आशीष सर इमेज कितने पे दिखेगी बता? डी बाय म्यू पर. दिस इज एपरेंट डेप्थ. कई बच्चे डायरेक्ट ये निकाल लेते हैं क्योंकि यही तो पूछा है. ये फिश है और ये फिश की क्या है? इमेज. कई बच्चे सीधा शिफ्ट ही निकाल देते हैं. कई बच्चे ऐसे निकालते हैं, फिश की इमेज की पोजीशन बताओ कहां दिखेगी फिश की इमेज? फिश की इमेज कहां दिखेगी? डी बाय म्यू पर. डी कितना? 12. म्यू 4/3, तो 3/4 इंटू 12 कहां दिखेगी? 9 पर. ये 9 है, ये 12 है. तो बताओ फिश एंड इट इमेज के बीच की दूरी. फिश एंड इट्स इमेज, तो 12 माइनस 9 कितना? 3. कई बच्चे जो थोड़ा दिमाग लगाते हैं वो कहते हैं यार ये क्यों कर रहे हैं, सीधा शिफ्ट ही तो पूछा है, शिफ्ट ही तो फाइंड करना है, तो सीधा ही फॉर्मूला लगा देते हैं 1 - 1 बाय म्यू. जैसा आप सोचो, कोई जरूरी नहीं है हम भी वही सोचें जो सॉल्यूशन में दे रखा है. भाई आप अपना प्रोसेस सोचिए ना. कई जगह सीधा शिफ्ट का फॉर्मूला है. कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, देखो सर फिश की इमेज 9 पर बनेगी, फिश है 12 पर, मुझे पूछा इन दोनों के बीच की दूरी, तो 12 - 9 3. कईयों को चमक जाता है, अरे यार शिफ्ट ही तो पूछा है, शिफ्ट सीधा ही लगा दो. जैसा सोचें वैसा इंपॉर्टेंट. अगला लिखिए, अगला लिखिए, फटाफट फटाफट आइए, थोड़ा तेज भागिए. समझिए बात को. अक्टूबर नवंबर में तेज भागने का कोई फायदा नहीं है. अभी से स्पीड मेंटेन करेंगे ना तो बढ़िया सिलेबस हो जाएगा, तो बाद में बहुत रिलैक्स रहेगा. तो ऐसा मत समझो यार अभी आराम से पढ़ाओ, 2-2 3-3 महीने हो गए, 1-2 चैप्टर हुए हैं, बाद में फिर लड़ाई हो रही है. तो थोड़े बड़े बच्चे हो, समझ चुके हो इस बातों को कि पेस और स्पीड मेंटेन करना जरूरी है. अगला लिखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फिश अपीयर टू द बर्ड. बहुत ही प्यारा सवाल, हर किताब में मॉड्यूल में है और बच्चा परेशान होता है. अगर आज इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी दिक्कत हटेगी. और आप सब जानते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार डर हटाना है. 2-3 प्रश्न करेंगे तो ये बात दिमाग में सेट भी होगी. कितना? 12, 16, 16. अभी सब आ जाएगा, चिंता मत करो, 2 सवाल करोगे ना सीख जाओगे. अब पहले प्रश्न को 2-2 3-3 बार पढ़ो, देख कौन रहा है. फिश अपीयर किसको? बर्ड को. तो आपका ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड. पहले ये समझिए. अब प्रश्न पढ़िए ना, फिश कहां अपीयर होगी? किसको? बर्ड को. इट मींस बर्ड ऑब्जर्वर है. अब फिर वही सेंटेंस बोलो, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा. दूसरा सेंटेंस बोलिए, अगर कॉइन डी पर होता है तो दिखता कहां है? डी बाय म्यू पर. इसी तरह फिश 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 8 पर है, पर फिश की इमेज मेरे बच्चे कितने पर दिखेगी? डी बाय म्यू पर. तो बताइए फिश की इमेज कितने पे दिखेगी? डी बाय म्यू पर. तो डी 8, म्यू 4/3, तो 3/4 इंटू 8. कई बच्चे 6 दे रहे हैं, पर 6 तो ये आया है, बर्ड खुद 10 ऊपर है, तो 10
प्लस 6। तो बर्ड को फिश अपीयर होगी कितने पर? 10 प्लस डी बाई म्यू, दैट इज 10 प्लस 6 16। थोड़ा बात को समझिए, रिलैक्स रहिए, यहां 2 मिनट का ब्रेक देता हूं आपको इस बात को दिमाग में बैठाने के लिए। सर ये 10 क्यों ऐड किया? अरे चिड़िया भी तो ऊपर है ना, जब वो ऊपर से देखेगी तो 10 तो यही है और 6 और है, तो कुल दूरी कितनी? 16। और ये सेंटेंस बोलिए, ये सेंटेंस ही इस सवाल का जबरदस्त सॉल्यूशन है। चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की इमेज को देखा, और मछली की इमेज कहां बनेगी? डी बाई म्यू पर। जिस प्रकार पॉइंट डी पर होता है, दिखता कहां है? डी बाई म्यू पर। अच्छा, चिड़िया के केस में उल्टा चलता है, याद है? चिड़िया एच पर है तो दिखती म्यू एच पर। क्लियर है बात? चलो स्टार लगा के रखो, सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और है ये आसान, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी लोग एक बार बोर्ड पे देख लें, बाद में डायग्राम बना लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें समझने वाला है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल छोड़ दें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। चलो पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। पहले खुद एलोबरेट करिए, क्या एलोबरेट कर सकते हैं खुद बोलिए। सर एक स्लैब दिखाई दे रही है जिसकी थिकनेस कितनी है? टी है। साइंस को बोलना पड़ेगा मुंह से, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, बोरिंग हो जाएगा, रटने वाला हो जाएगा। ग्लास स्लैब है, थिकनेस कितनी है? टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि एयर में है, देखने वाला दूसरी तरफ है, वो भी एयर में। अब मजे की बात है, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट की आपको क्या सर, हमारी आंखों को क्या हो गया है? कॉइन नहीं दिख रहा, एयर बबल नहीं दिख रही, चिड़िया को मछली नहीं दिख रही, ये हो क्या रहा है? जब से फीस जमा कराई है तब से कुछ दिख ही नहीं रहा है, हो क्या रहा है? ये है ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा। तो आप कहते थे सर, वहां तो आप कहते थे कॉइन पानी में है और देखने वाला व्यक्ति हवा में है, इसलिए कॉइन नहीं दिखता था। और गुप्ता जी, यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी हवा में है और ऑब्जर्वर भी, फिर क्यों नहीं दिख रहा? बीच में स्लैब आ गई, स्लैब के आने की वजह से मीडियम का चेंज हो गया, ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। इतना बोलना पड़ेगा भाई। अब देखना क्या होगा, वो डायग्राम से फील आएगी, मजा आएगा देखना, बहुत सारी बातें। ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकली, टक टक, ये लाइट रे निकली, सीधी निकल जाएगी क्या? नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा। अब ध्यान से बताना, रेडर से डेंसर जा रही है, कहां बेंड होगी? कहां? टूवर्ड्स या अवे? टूवर्ड्स या अवे? ये टूवर्ड्स, अंदर बेंड हो गई, ये टूवर्ड अंदर बेंड हो गई। देख लो, अब बताइए, अब बताइए, वापस सीधी निकलेगी या बेंड होगी? फिर से मैंने क्या खींचा? नॉर्मल। फिर से क्या खींचा? नॉर्मल। अब बताइए, बेंड होगी, डेंसर से अवे या टूवर्ड? अवे। जानबूझ के मैं रंग बदल रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। ये देखिए, कोई हमें पेपर में चित्र नहीं बनाना, पर इस चित्र से इतनी बातें समझ में आएंगी जो काम की हैं। सबसे पहले देखिए, ऑब्जेक्ट से रे निकली, कलर बताइए, व्हाइट। रेडर से कहां गई? डेंसर में, अंदर बेंड हो गई। डेंसर से कहां गई? इस आंख में, ईमानदारी से बताइए कौन सी रे जाएंगी? व्हाइट, बीच वाली या ग्रीन? आपको चल रहा है तो आंख के ऊपर से निकल गई, ऐसा नहीं है, तो अपन ने बहुत बड़े बड़े एंगल बनाए, यहां भी तो रे होंगी, ये वाली, ये देखिए, ये तो हमने बहुत बड़े बड़े एंगल बनाए, ऐसा लग रहा है, पर ऐसा अगर इतने छोटे एंगल बनाएंगे तो आपको फील ही नहीं आएगी, इसलिए बड़े बड़े एंगल बनाए। अब बताइए ईमानदारी से, आंख में कौन से कलर की रे जा रही है? व्हाइट, पीच या ग्रीन? ग्रीन, बात नंबर 1। फिर मैंने आपको कहा था, इमेज क्या है? इमेज का डिसीजन ना आप लोगे ना मैं लूंगा, रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ, फिजिक्स में ये मजा है भाई, एक्सेप्शन नहीं है, जो डेफिनेशन का राजा है उसको सब्जेक्ट बढ़िया समझ में आता है। इमेज का क्या परिभाषा है? इमेज का एक ही मतलब है, रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ। आप ईमानदारी से बताइए, आप कितना भी गंदा डायग्राम बनाए, ये रे आगे जाके तो मिलेगी ही, कहां मिलेगी? पीछे। अब मैंने इसको डॉट 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 किया, आप खुद देखिए ये क्या बनी? इमेज। इस आदमी को ओ नहीं दिखेगा, आई दिखेगा। आप ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं पता है? सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन होता है? ओ। इमेज कौन होती है? आई। ये 10th क्लास आपने पढ़ा है, कोई आपसे पूछे बेटा इमेज, सर आई, अरे इमेज आई थोड़ी ना होती है, इमेज की तो आपको परिभाषा ही नहीं पता। इमेज की परिभाषा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेस का कलर ग्रीन, ग्रीन का इंटरसेक्शन
आई, देन आई इज कॉल्ड इमेज। और इस ऑब्जर्वर को ओ नहीं दिखेगा, इमेज दिखेगी, आई दिखेगी। और ये जो दूरी है यही कहलाती है शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। और मजे की बात, वही फॉर्मूला है जो अभी आपने याद किया था। याद करिए कौन सा, डी, डी और डी नहीं थिकनेस, टी 1-1 सेम फॉर्मूला। तो कहीं आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और जल्दबाजी नहीं करें, बाद में लिखेंगे। दूसरी बात, शिफ्ट जब होता है वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होता है। देखिए लाइट कहां जा रही है, ईमानदारी से बताइए, ये तीर का निशान देखिए, कहां जा रही है लाइट, ईमानदारी से बताइए, लाइट कहां जा रही है, आगे। तो देखो ये जो शिफ्ट हुआ है वो भी लाइट की डायरेक्शन में हुआ है। जैसे तो समझ नहीं आया, जैसे मैं लाइट बंद कर दूं, ठीक है, फिर मैं बोलूं इस बच्चे को कि बेटा थोड़ा 2 सेंटीमीटर खिसक। जब लाइट बंद है और ये मुझे नहीं देख पा रही तो कहिए मैं 2 सेंटीमीटर कहां खिसकूं, अंदर खिसकूं या बाहर। जैसे अभी तो लाइट ऑन है तो मैं इसको कहूं खिसक, तो स्वाभाविक क्या कहिए, अरे सर यहाँ खड़े हैं, जगह मांग रहे हैं बैठने की, तो अंदर ही तो खिसकेगी, बाहर तो नहीं खिसकेगी। परंतु अगर लाइट बंद है तो इसको सोचेगी अरे यार सर क्या कह रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, इधर खिसकूं या इधर खिसकूं। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा है, जिस दिशा में लाइट जा रही है शिफ्ट भी उसी दिशा में होगा। बताइए लाइट कहां जा रही है, आगे। तो देखिए जो शिफ्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट था कहां, ओ पर, दिख कहां रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है। जैसे मैं आपको और सिखाता हूं, पहले आप ये डायग्राम बनाइए, पहले आप ये डायग्राम बनाइए और इस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार डायग्राम से फील करेंगे तो मजा आ जाएगा। अभी बताता हूं लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में क्या अंतर होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अभी 10 मिनट में क्लियर करूंगा लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट में क्या अंतर होता है। चित्र बनाते समय इस बात को देखिए, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। और ध्यान से लिखिएगा, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला और बढ़िया बात बताता हूं तभी लगेगा जब सराउंडिंग में दोनों तरफ एयर है। एम्स में एक सवाल आ गया, सराउंडिंग में कोई ग्लिसरीन थी, तो बताओ क्या ये फॉर्मूला लगेगा, क्या नहीं। पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सोचिए जुगाड़ बना के। कैसे याद करो, ग्लिसरीन के म्यू से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो वो क्या बन जाएगा, एयर। अभी आज अपन ने किया था, ये भी लिख लीजिए, फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन म्यू बराबर 1। क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लेते हैं पर अपन को फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं पता होती, उसकी लिमिटेशन क्या है, कब वो डिराइव हुआ है, किन परिस्थितियों में लगता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम उसका पूरा ही पोस्टमार्टम सीख लेंगे कि अच्छा एक एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। सब पूरे को तो ग्लास का फिर म्यू नहीं रहेगा, म्यू बाय म्यू नॉट हो जाएगा। हाँ, क्या आगे बढ़े हैं। अच्छा ये बात आपके दिमाग में घुस रही है क्या, लाइट कहां जा रही है, बताइए लाइट, बोलिए दरवाजे की तरफ। लाइट कहां जा रही है, दरवाजे की तरफ। तो इसको जो झटका लगा है वो भी दरवाजे की तरफ लगा है। ग्लास स्लैब एक ही काम करती है, जब जब लाइट मेरे अंदर से जाएगी तो मैं इसको धक्का दूंगी, क्या दूंगी, और किस दिशा में, लाइट की दिशा में। ये लाइन बहुत काम आएगी, ये एक तरह का टोल टैक्स है। जब हम हाईवे पे जाते हैं तो बीच बीच में टोल टैक्स आते हैं, जब जब गाड़ी टोल टैक्स में से निकलेगी तो उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा, ऑटो कट हो जाता है, फास्ट टैग लग गए गाड़ियों में, सेम वही है। जब जब लाइट को ग्लास स्लैब में से गुजरना है तो लाइट हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और किस दिशा में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं एक डायग्राम आपको और बना के दिखाता हूं जिससे आपको फील आएगी। अगला देखिए, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और मजेदार, इसमें से पहले कुछ रह गया हो तो लिख लें, कुछ रह गया हो तो लिख लें। इसका नाम लिखिए ग्रीन वाली का, फाइनल
रिफ्रैक्टेड रेज। कोई दिक्कत नहीं है 5 बार समझने में कि सर इमेज कौन बनाता है, लिख लो ना, इमेज कौन बनाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज। दिक्कत क्या है, शर्म क्या है, मुझे अपनी फिजिक्स पता है ना कि सर बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है सर, तो फिर मेहनत भी करना, सिर्फ मन में बोलने से क्या होता है, मेहनत करना नहीं चाहता फिर नंबर कैसे बढ़ेंगे, पढ़ने का मन ही नहीं करता सर, फिजिक्स खोलने का ही मन नहीं करता, इतनी ज्यादा हालत फिजिक्स में खराब है। तो इमेज कौन है, इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फाइनल रिफ्रैक्टेड रेज। भाई ऑब्जेक्ट कौन होता है, आज ये भी सीख लो, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका क्या नाटक, ऑब्जेक्ट क्या है, 10th क्लास के टॉपर से पूछ लें ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए आंसर क्या देगा, ओ, उसने पूरे ऑप्टिक्स में ही तो पढ़ा है, जहां ओ लिखा हो तो क्या होता है, तो आप भी बोलो ऑब्जेक्ट क्या है, ओ, इमेज आई, पर ये डेफिनेशन नहीं होती, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आइए सीखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। समझिए, इमेज कौन बनाता है, रिफ्रैक्टेड रेज, ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, इंसिडेंट रेज। यार इतने दिन ऑप्टिक्स चलेगा तो ऑब्जेक्ट इमेज की तुम्हें क्लैरिटी तो आए, यार ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की सटीक परिभाषा, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये बात क्लियर है, अब यहां देखिए, मुझे आप इंसिडेंट रे का कलर बताओ ईमानदारी से, ग्लास स्लैब पर जो इंसिडेंट रे उनका कलर बताओ, और व्हाइट का इंटरसेक्शन बताओ, ओ देन ओ इज ऑब्जेक्ट। बेहतरीन परिभाषा है कि तुझे कभी ओ और आई में परेशानी नहीं होना, तुझे एक ही बात बोलनी है, सर ऑब्जेक्ट पता लगाना है ना, गुप्ता जी इंसिडेंट रे लाओ, व्हाइट रे इंसिडेंट है, इंसिडेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ओ देन ओ इज ऑब्जेक्ट। सर मुझे इमेज पता लगानी है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रेस का कलर बता, ग्रीन, ग्रीन का इंटरसेक्शन बता, आई, देन आई इज इमेज। क्या बात ये क्लियर है, पर बर्ड के केस में तो नहीं होगा ना, तो फिर इससे रिलेट करने की जरूरत ही नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग है, क्योंकि उसमें तो क्या होता, एक पानी में होता था देखने वाला दूसरे में होता था, यहां तो ऑब्जेक्ट भी हवा में और देखने वाला भी सिर्फ। बढ़े क्या आगे, अब एक चित्र और बनाता हूं, उसमें आपको बढ़िया फील आएगी, ये देखना, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, समझिए और मजा आ जाएगा, यहां से आपके काफी कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, सब लोग देखना बोर्ड पर, बाद में बना लेना। सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शन जो है वो बताता हूं आपको, ये लाइट रे आ रही है, बताओ ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फानाइट पर, गलती हो गई, कारण तुमने फिर वही बोल दिया कि सर रे तो इन्फिनिटी से आ रही है, अरे रे कहां से आई ये मायना है ही नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि रे कहां से आ रही है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि रेस कहां से आ रही है, तूने 10th क्लास से अपने टीचर से सुन रखा है इसलिए तुझे रटा हुआ है, जबकि डेफिनेशन ही नहीं है, डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके गुरुजी, क्या इसका इंटरसेक्शन यहां होगा, क्या नहीं होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा गुरुजी आगे, तो ये है ऑब्जेक्ट। नई बात सीख के जाइए, शुक्रवार का दिन है, 8:11 हो रहे हैं, नई बात सीख के जाइए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट ये रहा। सर फिर तो सर और पंगे हो रहे हैं, सर ये सीधी क्यों बनाई आपने, सीधी इसलिए बनाई क्योंकि ये कभी आगे जाकर मिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जैसी ग्लास स्लैब में घुसेंगी ये ग्लास स्लैब इनको क्या कर देगा, बेंड कर देगा, दैट्स व्हाई ये कभी नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे बच्चे, वर्चुअल। सर घर चला जाऊं क्या, समझ में आना बंद हो चुका है सर, बिल्कुल मामला खतरनाक है, मेरा डर सही था, मैंने पहले भी सोचा था ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगी, आज आपने प्रूव कर दिया कि ऑप्टिक्स वास्तव में समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा डेफिनेशन में जाइए, आप पता है फील में चले जाते हैं, जहां फील कर लेते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है, सर फिजिक्स फील आ रही है, फील घंटा फील आ रही है यार, फील का कुछ नहीं है, बस आपने चल रहा है फील, फील कैसे होता है, वो भ्रम है, जैसे एक आता है रियल जूस, बाजार में मिलता है ना, पैकेट में आता है, टेट्रा पैक में आता है, बोतल में आता है, 1-1 लीटर के पैक में आता है, बढ़िया लोग खरीदते हैं और इसको पी लेते हैं, आप सब बात जानते हैं, आप सब बायो के स्टूडेंट हैं, माँ घर पे मौसमी का संतरे का जूस निकालती है फ्रेश, आधा घंटे नहीं पिए तो कड़वा हो जाता है, पूरे दिन अगर खुला रखेगा तो फफूंद आ जाएगी, ये 3-3 महीने पुराने हैं, फिर 15 दिन तो बॉम्बे से यहाँ आए, फिर 15 दिन आपकी जो दुकान थी मोहल्ले की उसके फ्रिज में पड़े रहे, और उसके बाद आप पी रहे हो, ये तो रियल है? कैसे रियल है यार, आप कितने इसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, कितने केमिकल डाले हैं, तब जाके तो वो काम चल रहा है उसका,
घर पे जब हम बनाते हैं तो आधे घंटे में तो खट्टा कड़वा हो जाता है, शाम तक तो अगर छोड़ दो तो फफूंद आ जाएगी उसमें। ये रियल कैसे हो गया यार? 6-6 महीने तक पुराना है। इसका मतलब उसमें केमिकल डाले हैं भाई, प्रिजर्वेटिव डाले हैं ताकि वो सड़े नहीं। तो रियल तो दूर दूर तक नहीं है। आपको तो फील आ रही है सर रियल है। और बताता हूं आपको, पहले क्रीम आती थी, अब बंद हो गई, फेयर एंड लवली। यस, देखो आप। हाँ ये आती थी, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम है। और इसका एड भी आता था, भाई साहब लड़के लगा रहे हैं और एकदम भाई साहब एकदम से स्किन गोरी हो गई है। खूब मतलब भारत को पागल बनाया लोगों को, और सबसे ज्यादा बिकी। अब तो इसका नाम कोर्ट ने चेंज कर दिया कि आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो मिसगाइड करते हैं। आप सोचिए, मतलब क्रीम लगाओ, फेयर भी हो गए, लवली भी हो गए, और लोग पोत रहे हैं 5 क्रीम, 10 क्रीम, 20 क्रीम। इसका मतलब क्या है? नाम से कोई लेना देना नहीं है। अपनी अकल लगाइए। आपको ऐसा लगता है अच्छा वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब इमेजनरी है, वर्चुअल का मतलब सपनों में है, वर्चुअल का मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, वर्चुअल का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के मिरर में हम जो रोज इमेज देखते हैं वो कैसी है? क्या वर्चुअल को देखा नहीं जा सकता क्या? आपने दिमाग में बैठा लिया वर्चुअल को लेकर, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है, उस डेफिनेशन पे जाइए। डेफिनेशन केवल एक ही बात कहती है, ऑब्जेक्ट ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इमेज बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। उसका कोई ऐसा ही नहीं कि सर वर्चुअल होगा भी नहीं क्या, वो मंगल ग्रह पे होगा क्या? अरे कुछ भी नहीं। ये वर्चुअल क्यों है? क्योंकि इंसिडेंट रे अपने जीवन में कभी मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? ग्लास स्लैब इनको सीधा जाने ही। क्या बात समझ पा रहे हैं? जबकि ये वाला चित्र, ये देखिए, इसमें बताइए ये ऑब्जेक्ट कैसा है? इज इट रियल और वर्चुअल? क्योंकि इंसिडेंट रे क्या वास्तव में एक जगह कट रही है? यस, दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज रियल। आप उसको फीलिंग से जोड़ रहे हो, आप उसको डेफिनेशन से जोड़ो, बात खत्म। ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेस, इमेज, रिफ्रैक्टेड रेस, बात खत्म। इसके अलावा कोई थॉट ही नहीं है। कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप आइए इस पर। चलिए, रे अंदर आई, क्या खींचा? नॉर्मल। क्या खींचा? नॉर्मल। आराम से बताइएगा क्या होगा। रेडर से कहां जा रहे हैं? डेंसर में। टूवर्ड्स द नॉर्मल या वे? देखो ये टूवर्ड्स गए, ध्यान से देखना। कहां गए? टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स गए। फिर वापस देखिएगा, फिर क्या खींचा? नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब बताओ अवे या टूवर्ड्स? अवे या टूवर्ड्स? अवे। आप कितना भी गंदा डायग्राम बना लीजिए तो बात वही सच होगी। इंसिडेंट लाइट कहां जा रही है? आगे। आप बताइए शिफ्ट कहां हुआ? आगे या पीछे? आगे। देखिए, अगर स्लैब नहीं होती तो रे कहां मिलती? ऊपर। स्लैब ने उनको कहां मिला दिया? आगे। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। यही तो शिफ्ट है। नहीं कहते हैं यार 5 सेंटीमीटर खिसक या शिफ्ट हो, मैं यहां हूं, अब 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अगर स्लैब नहीं होती तो रे कहां मिलती? ऊपर। स्लैब ने इसको क्या कर दिया? शिफ्ट। अब सवाल वही होता है, सर शिफ्ट कहां हूं? इधर हूं या इधर हूं? इधर उधर का ही नहीं पंगा, एक ही सच है, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। पता लाइट कहां जा रही है? दरवाजे की तरफ। तो देख शिफ्ट कहां हुआ? शिफ्ट कहां हुआ? दरवाजे की तरफ। एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, जिसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा? टी 1-1 बाय। क्या बातें समझ में आ रही हैं? और सोचिए अगर कोई आपको कह दे 2 स्लैब हैं, 3 स्लैब हैं, तो क्या घबरा जाओगे क्या? क्यों क्यों नहीं घबराओगे बताओ? अगर 3 स्लैब हैं तो सभी को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उस दिन वाला याद है? एक लिक्विड नहीं 2 लिक्विड। अब बताइए टोटल शिफ्ट क्या होगी? बोलो पहले की क्या होगी? T1 1-1 बाय प्लस T2 1-1 बाय एंड सो ऑन एंड सो। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? ये भी पूछा जाएगा कि जो इमेज बनेगी वो स्लैब के पास बन रही है, स्लैब से दूर बन रही है? क्योंकि आपने तो ये फॉर्मूला रट लिया, उसने 2 ऑप्शन दे दिए कि इमेज कहां बनेगी, फॉर्मूला ये दे दिया, अब ये लिखा स्लैब के करीब या स्लैब से दूर। आंसर है स्लैब से दूर, क्योंकि शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कहां जा रही है? आगे। तो धक्का भी कहां लगेगा? आगे। नहीं आ रही बात समझ? और एक बात ध्यान रखो, फिर से वही बात, सर ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आजू बाजू एयर होगा। कल को मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं, यहां क्वार्ट्ज की स्लैब है, यहां गिल्सरीन है, यहां भी गिल्सरीन है। अब बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या फॉर्मूला लग जाएगा क्या? क्या फॉर्मूला लग जाएगा क्या? लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? जुगाड़। जुगाड़ के लिए डिवाइड करो, पेन का रंग बदल दिया, देख डिवाइड म्यू नॉट। इसको भी करना पड़ेगा म्यू नॉट, इसको भी। इससे ये चमत्कारिक रूप से अब क्वार्ट्ज का नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाय म्यू नॉट, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। शिफ्ट का फॉर्मूला टी 1-1 बाय म्यू नहीं, म्यू नहीं, म्यू बाय। क्या बातें समझ में आ रही हैं क्या? आइए लिखते चलिए। देखो कहां से लिखना था। ये 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 वाला, ये वाला। लिखो फिर, लिखो ना, लिखो।
हाँ सेम हो और ये म्यू भी सेम हो तो हाँ वापस बोल, थोड़ा तेज आवाज में बोल। नहीं तो घर पे अच्छे से बनाएगी तो इंटरसेक्ट ही करेंगी। एक ही नियम लगाना है, रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर, इंटरसेक्ट ही करेंगे हमेशा, हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि या तो वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। आगे बढ़ूं क्या? जल्दी आ जा भाई। आज होमवर्क है खूब सारा। मॉड्यूल मिल गया क्या ऑप्टिक्स का? ठीक है। जिनको नहीं मिला भैया मॉड्यूल क्लास के बाद ले लें, थंब इंप्रेशन लगा लें, और एक वो लोकल एड्रेस की पर्ची मिलेगी आपको, तो वो पर्ची भरेंगे तो आई कार्ड मिलेगा, है ना? तो उसको देखिए, जो फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है, वो करना पड़ेगा। रोज उसमें लापरवाही करेंगे, फोटो नहीं खिंचाएंगे, थंब इंप्रेशन नहीं देंगे, तो फिर कैसे आगे आई कार्ड बनेगा? इसलिए जो काम है उसको फटाफट पूरा कर लें, थोड़ा समय लगेगा पर उसको निपटा लें। वहां जाके रिसेप्शन पे, काउंटर पे अपना थंब इंप्रेशन, अपनी फोटो और लोकल एड्रेस का एक रिसिप्ट होगी, पर्चा देंगे, उसमें अपना परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस पूरा भर दें। लोकल मतलब यहाँ हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं, अपना ही भरना है, ध्यान रखना। वही एक का निकाला है, 3 का जोड़ दिया। जैसे एक लिक्विड का होता था कितना, डी बाई म्यू, 2 का कितना होता था याद कर, D1/μ1 प्लस D2/, सेम उसी तरह से एक स्लैब का निकाल कर तीनों स्लैब का इंडिविजुअल जोड़ देंगे। करूं क्या नेक्स्ट? बढ़ू क्या? ऑलवेज अवे नहीं होगा। सही सेंटेंस क्या है? शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये सबसे बेस्ट है। ये कभी मत करो अवे होगा टूवर्ड होगा ना, एक लाइन, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, वो हमेशा अच्छी बात है। क्योंकि अगर तूने बोला अवे तो देख इस डायग्राम में फंस गया तू, इसमें तो कहां हो गया, टूवर्ड द स्लैब हो गया। तो ऐसा नहीं रटें, गलत रटने से कंफ्यूजन हो जाएगा। सटीक कॉन्सेप्ट को याद करें। कर दूंगा नेक्स्ट, देख लो भाइयों। आज होमवर्क करना, बिना होमवर्क कुछ भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। पेपर का पैटर्न इसी तरह का रहेगा अगले 3-4 साल 5 साल तक, और रहना चाहिए। ऐसा पेपर आएगा तब पढ़ने वाला बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा अपने आप फिल्टर होगा। आप ये मत सोचिए पेपर कठिन, अरे यार पेपर कठिन का कोई मतलब ही नहीं है। जो पहले 50,000 बच्चे हैं वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे, बात खत्म। भले इससे 10 गुना टफ आ जाए पेपर तो कट ऑफ 250 हो जाएगा। जो पहले 50,000 बच्चे हैं भैया वो पहुंचेंगे। इंपॉर्टेंट ये है। इस साल पेपर कठिन है क्या सीट खाली रहेगी क्या? सीट तो गवर्नमेंट की कोई खाली नहीं रहेगी। जो टॉप 50,000 बच्चा है वो पहुंचेगा। तो आप उसको लेकर कोई अलग से मन में क्यों बना रहे हो? आप तो ये सोचो अपन को तो मेहनत करनी है। और इस साल जैसे पैनिक हो गए, अब पैनिक नहीं होना है, हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। तो नहीं डिवाइड कर सकते, फिर तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस सरफेस का रिफ्रैक्शन अलग, इस सरफेस का रिफ्रैक्शन अलग। ये तभी लगेगा जब आजू बाजू सेम होगा, तभी तो उसको एयर बना सकते हो। चलिए, अब एक बात भैया ने जो पूछी थी वो अच्छा सवाल था कि सर एक आपने लेटरल शिफ्ट पढ़ाया था और एक पढ़ाया आज नॉर्मल शिफ्ट। सर ये तो दोनों में पंगे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको फील कराता हूं एक ही डायग्राम में, तो आपको मजा आ जाएगा। लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट आपको पता है, किसी को याद हो, वैसे तो नीट में नहीं आया पर मैंने आपको लिखवाया होगा, टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस, 2 बार अभी जेई मेन में आया हुआ है। और नॉर्मल शिफ्ट टी 1 - 1/, अब क्या फॉर्मूले तो रट लिए पर क्या एक फील नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही क्या? दोनों शिफ्ट हैं पर दोनों के सूत्र अलग हैं, ऐसा होता क्या है? अब एक ही डायग्राम में बताता हूं आपको जिससे आपको मजा आ जाएगा। अच्छा यार ये नाटकबाजी है क्या? ये है ऑब्जेक्ट, लाइट आई, ये देखिए, इसका नाम बताइए कौन है? इंसिडेंट रे। सीधी जाएगी या बैंड होगी? ये बैंड होगी। वापस बताइए, सीधी जाएगी या बैंड होगी? बैंड होगी। क्या ये बात सही है? अगर स्लैब नहीं होती, अगर स्लैब नहीं होती तो क्या ये येलो वाली रे सीधी जाती? क्या ये दोनों पैरेलल होंगी? याद करिए, स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होता है। और अब देखिए, ये जो है दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। मैंने आपको उस दिन बताया था ग्लास स्लैब बेंड नहीं करता, शिफ्ट करता है। जैसे मैं जा रहा हूं दरवाजे की तरफ, बिल्कुल दीवार की तरफ, ये देखिए, क्या बेंड हुआ या शिफ्ट हुआ? शिफ्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ये देखिए, क्या बात ओके है? अब देखिए दूसरी रे बना रहा हूं, शायद आपको फील आएगा बढ़िया। ये रे इधर आई, अब बताइए क्या होगी? अंदर की तरफ बेंड हुई, फिर बताइए बाहर। अब बताइए आगे मिलेंगी या पीछे मिलेंगी? पीछे। ये क्या है?
नॉर्मल शिफ्ट। अब बताइए क्या दोनों बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये नॉर्मल शिफ्ट। किसी रे के लिए बात कर रहे हैं, ये लेटरल शिफ्ट है। ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल शिफ्ट है। देखने वाला व्यक्ति यहां है। इस चित्र से आप फील करिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। और डायग्राम बनाना चाहें तो ये डेल्टा है। डेल्टा किसका सिंबल है बताइए? लेटरल शिफ्ट। और ये क्या है? नॉर्मल शिफ्ट, एनएस। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला टी 1-1 ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आजू बाजू क्या होना चाहिए? एयर। नहीं, दोनों की वैल्यू अलग अलग इक्वल है, ये वहां से डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है ऑब्जर्वर किसके पास है? नॉर्मल के पास। तो नॉर्मल के पास है तो एंगल क्या होंगे? छोटे। तो अगर आप मैथ लगाओगे तो इस वैल्यू से ये वैल्यू निकाली जा सकती है। इक्वल तो कहीं भी नहीं है दूर दूर तक, दोनों चीजें अलग अलग है। और ये आपस में क्या किए जा सकते हैं? रिलेट। इक्वल नहीं है। बढ़े क्या आगे? होमवर्क लिखो। डीपीपी नंबर 1 पूरी। कितने सवाल है 1 में देखिए? 10। 1 से 10 पूरी। डीपीपी नंबर 2 में सवाल नंबर लिखवा रहा हूं, देना। डीपीपी नंबर 2 में सवाल नंबर लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9। 3 2 5 3 8 8 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, टोटल हो गए 18 क्वेश्चन। देख लीजिए। मॉड्यूल दीजिए, मॉड्यूल। मॉड्यूल को अच्छे से करिएगा। इसमें जो एक्सरसाइज 1 है वो पीछे नहीं है। हमने एक्सरसाइज 1 को क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया अलग अलग टॉपिक वाइज। तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1.3, जो कि है पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसके बाद 10, 11, 13, 15, 17, 18, 3 3 6 3 9 3 12। तो 18 तो हो गए डीपीपी के, 12 ये, 30 क्वेश्चन ही बचाएंगे, ये बात मान के चलिए। क्वेश्चन करने से ही दिमाग खुलेगा। कॉपी के रटने से, बार बार कॉपी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी काम होगा। संडे को क्लास है या नहीं है वो आपको शनिवार को आ जाएगा नोटिस, क्योंकि संडे को हो सकता है कि थोड़ा रिपेयरिंग वर्क होगा बिल्डिंग का, है ना। और अगर होगी तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको अलग से कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। वापिस बोल रहा हूँ, कहीं काउंटर पर कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। होगा अपने आप, प्रॉपर क्लास में अनाउंसमेंट होगा। नहीं होगा इसका मतलब नहीं है नीचे आके 10 लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा होगी तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, नहीं अनाउंसमेंट हुआ इसका मतलब छुट्टी। ये भी मत पूछिएगा अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट है छुट्टी है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।